हेलो बच्चों। आज अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में शुरू करने जा रहे हैं एटॉमिक मॉडल। देखो, मैंने लास्ट वीडियो में जो लेक्चर खत्म किया था तो मैंने बोला था आपसे रदरफोर्ड के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि न्यूक्लियस या न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो इस वीडियो में वो रदरफोर्ड वाला प्रैक्टिकल भी आ जाएगा, मतलब एक्सपेरिमेंट आ जाएगा कि उसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे की। पर उससे पहले अगर अपन बात करें कि अपन अब तक जे थॉमसन के बारे में काफ़ी सारा पढ़ चुके हैं कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया, कैथोड रेस के बारे में बताया, फिर गोल्डस्टीन आए, उन्होंने आपका एनोड रेस के बारे में बताया। फिर थॉमसन ने उस एनोड रे की हेल्प से बताया कि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है, वगैरह वगैरह। पर जब लोगों ने उनसे पूछा, ठीक है आपने बता दिया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, और आप कह रहे हो कि एटम से छोटे दो पार्टिकल होते हैं और आपने इनका मास और चार्ज भी बता दिया। तो आप अब ये बताइए कि एटम दिखता कैसा है, कि एटम एक्चुअली में होता कैसा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, प्रोटॉन कहाँ पे होता है। देखो, डेल्टन ने बोला था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। तो लोगों ने उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा क्योंकि सबसे छोटा पार्टिकल है, तो उसके अंदर और कुछ तो है नहीं, है ना। तो शेप की बात आई नहीं। पर जब थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में और ये जब प्रोटॉन वगैरह की डिस्कवरी हुई तो लोगों ने पूछा कि आप बताइए शेप कैसा है, तो वो वहां पे आके हो जाते हैं फेल, क्योंकि जो उन्होंने मॉडल बताया एटम का वो कहीं ना कहीं कुछ गलत है। तो आज अपन वही पढ़ने वाले हैं कि एटम के मॉडल पे कैसे पहुंचेंगे, कैसे एटम का मॉडल डिफाइंड हुआ या कैसे उन्होंने इसको ड्रॉ किया। तो आज की थ्योरी है एटॉमिक मॉडल। तो अब देखो, ये तो पता चल गया था कि एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी एटम डिविजिबल है और एटम मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब बात ये आती है कि उसका अरेंजमेंट कैसा है। एन एटॉमिक मॉडल गिव द अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इनसाइड द एटम। अब जो एटॉमिक मॉडल होगा ना, वो ये बताएगा कि उन स्मॉलर पार्टिकल अरेंजमेंट कैसा है एटम के अंदर। तो इस पर सबसे पहले वर्क किया, सबसे पहले जो मॉडल दिया वो दिया था सर जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने मॉडल इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने ही आपको बताया था इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन होता है एटम के अंदर, तो लोगों ने उन्हीं से पूछा। अब उनके मॉडल के नाम को प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं और वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। अब वाटरमेलन तो आपको पता है तरबूज क्या होता है ना, ये प्लम पुडिंग आपको नहीं पता होगा, है ना। देखो, क्रिसमस का केक होता है ना, पुडिंग, पुडिंग माने केक, केक के ऊपर का वो ड्राई फ्रूट या किशमिश या गुलकंद के कुछ पीसेस पड़े होते हैं ना ऊपर, उसको डेकोरेट करने के लिए। तो बस वही उसी तरह से मॉडल बताया। या फिर वाटरमेलन में जैसे आपका वाटरमेलन होता है, उसमें काफी सारे, अगर आप उसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो आपको उसमें काफी सारे सीड्स मिलेंगे, है ना, सीड्स मिलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड हुए ब्लैक कलर के, है ना। तो उसने कहा कि एटम और कुछ नहीं, एटम एक प्लम पुडिंग की तरह है या वाटरमेलन की तरह है, कि स्फेरिकल शेप का होता है एटम, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली या फिर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, जैसे कि वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं या प्लम पुडिंग के ऊपर प्लम होता है। तो ही प्रपोज दैट एटम कंसिस्ट्स ऑफ ए स्फीयर और इस तरह की तरह होगा, या फिर पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन बीच में एम्बेडेड होंगे जैसे कि प्लम इन पुडिंग, या फिर सीड्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेड स्पंजी मास ऑफ केस ऑफ वाटरमेलन। जैसे तरबूज में जो लाल पार्ट होता है जिसको अपन ईट करते हैं उसके अंदर सीड्स होते हैं, उसी तरह एटम एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आपके एम्बेडेड है रैंडमली, और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी आपका एटम के अंदर होता है और ऐसा पॉजिटिव चार्ज का होता है, और उस स्फीयर का रेडियस होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो ये आपको जे थॉमसन के मॉडल से पता चलता है। अब इस मॉडल के कुछ मेरिट थे और कुछ डीमेरिट थे, तो वो देखते हैं कि उसके मेरिट और डीमेरिट क्या थे। देखो, उसका मेरिट और कुछ नहीं था, मतलब उसने एक तरह से न्यूट्रलिटी एक्सप्लेन कर दी थी कि एटम आपका न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम, ठीक है। और ही ऑल्सो एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयंस, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव की बात आ रही है तो आयंस की बात समझ में आती है कि एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है और कुछ नेगेटिव चार्ज होता है। पर उसका मॉडल फेल हो गया, क्यों? क्योंकि देखो, आपको याद हो, आप कोई भी कुछ काम करोगे अलग हटके तो आपको काफी सारे लोग उसमें
उसमें गलतियां निकालेंगे हम। तो यही गलतियां और लोगों ने निकाली। रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसके मॉडल को फेल कर दिया। क्यों फेल कर दिया, अब उसके बारे में पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड ने ऐसी क्या चीज दी थी कि थॉमसन का मॉडल फेल हो गया, है ना। दिस मॉडल कुड नॉट सेटिस्फाई द फैक्ट प्रपोज बाय ई रदरफोर्ड थ्रू हिज अल्फा पार्टिकल स्कैटर एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, उसके जो कंक्लूजन थे, उसके जो ऑब्जर्वेशन थे, वो थॉमसन के मॉडल को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, इसलिए रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया। सॉरी, थॉमसन मॉडल फेल हो गया और रदरफोर्ड के मॉडल के सामने। वो बात अलग है कि रदरफोर्ड का मॉडल भी फेल हो जाएगा, पर जब ये डिस्कवर हुआ, जब उन्होंने इसके बारे में बताया, तब ये फेल हो गया। अब बात करते हैं कि इस मॉडल में ऐसा क्या है कि उसने थॉमसन के एटॉमिक मॉडल, जो कि स्फेयर था वाटरमेलन की तरह, उसको फेल किया। देखो, ये मॉडल दिया गया 1911। अब तक अपन बात कर रहे थे एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, अब 1911 में पहुंच गए। इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, और यहीं से आपकी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुई कि एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। अब बात आती है सर, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं। देखो, हीलियम का नाम सुना है आपने, हीलियम का नाम। हीलियम का एटम नंबर होता है 2, मास नंबर 4, अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा हो तो, है ना। अब क्या करेंगे अपन, हीलियम के अंदर तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा He+2। तो ये हीलियम+2 का चार्ज ही आपका अल्फा पार्टिकल होता है। ये पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसके अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन थे, आपने वो दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो ये पूरी तरह से प्योर पॉजिटिव चार्ज का एक पार्टिकल बन गया, उसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। अब देखो क्या करा इसने, इन दिस एक्सपेरिमेंट ए फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल इज मेड टू फॉल ऑन ए थिन गोल्ड फाइल। इसने क्या करा, एक पतली सी गोल्ड की फॉइल ली, बहुत पतली सी। अगर आपको याद हो, लंच बॉक्स पैक करते हो तो एल्यूमिनियम की फॉइल लेते हैं ना, वो तो फिर भी काफी मोटी होती है, उसी तरह से बहुत पतली गोल्ड की फॉइल ली। अब बात आती है कि गोल्ड की फॉइल ही क्यों ली। देखो, गोल्ड इज द मोस्ट मेलेबल मेटल। गोल्ड सबसे ज्यादा मेलेबल मेटल है। मेलेबल क्या होता है, मेलेबिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी बाय विच वी कैन कन्वर्ट इनटू थिन शीट। तो उसको अपन ने थिन शीट में कन्वर्ट करके गोल्ड फॉइल को बहुत पतली लेयर में प्लेस करा, और उसके ऊपर ये अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग करी। अब वो भी बताऊंगा मैं, इन्होंने अल्फा पार्टिकल को उसके ऊपर क्यों फॉल करा। अब देखो, ए बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल He+2, ये मैंने समझा दिया, वॉज ऑप्टेन बाय प्लेसिंग रेडियम और पोलोनियम। अब बात आती है कि ये अल्फा पार्टिकल कहाँ से आएगा। ये रेडियो एक्टिव सोर्स है, रेडियम है, पोलोनियम, वहां से अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं ये, इन लेड बॉक्स, एंड लेटिंग द अल्फा पार्टिकल कम आउट इन ए पिन होल इन लेड बॉक्स। तो अब देखो इसका अरेंजमेंट कैसा है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसने देखो यहाँ पे ये एक लेड का बॉक्स लिया, मतलब ये इंसुलेटेड है, इससे कोई रेडिएशन बाहर नहीं निकल सकता। और यहाँ पे इसने ये रेडियो एक्टिव सोर्स, यानी कि ये रेडियम या फिर पोलोनियम यहाँ पे इसने प्लेस कर दिया। ओके, अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे इसने लिए गोल्ड की फॉइल। क्या ली इसने, गोल्ड फॉइल। अब बात आ रही है कि गोल्ड की फॉइल लेने का कारण क्या है। इतनी पतली लेयर कर दी कि गोल्ड के जो इसकी लेयर है, उसमें गोल्ड के एटम्स आपको दिख रहे हैं, मतलब एटम्स के रिजेंबल की साइज में इसने गोल्ड की फॉइल को प्लेस करा। सपोज एक लेयर है एटम्स की, ये एक शीट बन गई एटम्स की, तो ये यहाँ पे इस तरह का एटम्स का अरेंजमेंट आ रहा है गोल्ड की फॉइल में। अब सॉलिड है, सॉलिड में एटम्स काफी पास पास होते हैं, तो ये बहुत सारे एटम्स यहाँ पे पास पास है गोल्ड के इस शीट के अंदर, इस फॉइल के अंदर। अब देखो, अब इसमें होगा क्या, अब जब जैसे ही वो रेडियो एक्टिव पार्टिकल बाहर निकलेंगे, मतलब रेडिएशन होगा, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये लेड बॉक्स से, ये इसलिए लिया अपन ने ताकि रेडिएशन बाहर नहीं निकले। अब जैसे ही अपन ये बाहर निकलेंगे तो रेडिएशन स्प्लिट होंगे, तो उन स्प्लिट रेडिएशन को एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक स्लिट लगा दी, जो स्प्लिट होने से रेडिएशन को रोकेंगे। आप सपोज ये रेडिएशन यहाँ पे आया, है ना, अब ये रेडिएशन यहाँ पे आया और इस गोल्ड फॉइल पे आके टकराया। अब क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, पहले कुछ मार्किंग कर देता हूँ। ये गोल्ड फॉइल से रेडिएशन टकराने के बाद यहाँ पे कहीं कोइंसाइड करेंगे, मतलब टकराएंगे, तो ये अपन ने एक यहाँ पे क्या लिया, इसको बोलेंगे सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, सर्कुलर
ZnS स्क्रीन। अब मैंने ये वर्ड पहले भी यूज किया था जिंक सल्फाइड स्क्रीन का। ये आपके फ्लोरोसेंट वगैरह को, मतलब वो जो चमक होती थी कैथोड रेज में, उसको देखने में काम आता था। तो यहाँ पे अपन ने वही चीज की है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी, एक सर्कुलर प्लेट ली है, ताकि यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद जो रेडिएशन होगा, मतलब वो जहाँ पे उसको इंसिडेंट करेगा, मैं वो देख सकूं। तो देखा गया कि आपके मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो बिना किसी डिफ्लेक्शन, मतलब मैक्सिमम रेडिएशन तो बिना किसी डिफ्लेक्शन के उसको यहाँ पे आके शो हो गया। पर पर कुछ एक दो जगह उसके स्पॉट यहाँ पे शो हुए। क्या हुए? कुछ स्पॉट यहाँ शो हुए और कुछ हार्डली माइनर, हार्डली 1 या 2 स्पॉट यहाँ पे शो हुए। मतलब मेजोरिटी स्पॉट्स जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे उसको यहाँ पे शो हुए हैं, और कुछ 2 to 3% उसको कुछ डिफ्लेक्शन से, और उससे भी कम कुछ यहाँ डिफ्लेक्शन पे शो हुए इस गोल्ड फॉइल के रेडिएशन के कारण। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे आए, यानी कि उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। और कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आए, फ्यू पार्टिकल्स यहाँ पे आए, यहाँ पे थोड़ा सा माइनर डिफ्लेक्शन हुआ। क्या हुआ? माइनर डिफ्लेक्शन हुआ। क्लियर? और यहाँ पे बहुत ही रेयर आया, यानी कि यहाँ पे बहुत ही कम डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है। अब बात ये आती है कि ये तो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल मैक्रोस्कोपिक लेवल पे यहाँ पे अंदर एक्चुअली हुआ क्या है। सपोज ये इस फॉइल के अंदर गोल्ड का एटम है, ये आपका गोल्ड का एटम हो गया, है ना। अब ये सब बोल रहा है कि मैक्सिमम रेस इन एटम से ऐसे पास हो गई, तो होनी भी चाहिए। ठीक है, काफी सारी रेस पास हो गई, कुछ रेस ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, हार्डली 1 या 2, कुछ रेस ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, और कुछ रेस, और एक रे बाउंस बैक हो गई। क्या हो गई? अब ये सब क्या थे? ये पॉजिटिव चार्ज थे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रेज आपकी क्या होगी? अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्ट मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, अनडिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है। ठीक है, और ये माइनर डिफ्लेक्शन, ठीक है, माइनर, और ये बाउंस बैक हो गई। तो उससे ये कंक्लूड किया कि एटम में सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए जो पॉजिटिव चार्ज से रे दूर है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज की रे है, जो पॉजिटिव से दूर से पास हो रही है वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के निकल गई। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज के नजदीक से जा रही है वो कुछ डिफ्लेक्ट हो गई, और जो पॉजिटिव चार्ज पे टकरा रही है वो वापस से अनडिफ्लेक्ट हो गई। अब हीलियम अपने आप में हाईली पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, हाईली पॉजिटिव चार्ज था, और एक रे इस पॉजिटिव से टकरा के वापस से डिफ्लेक्ट हो गई। मतलब जो सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट है, जो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, वो बहुत पावरफुल है और काफी कंडेंस है, उसकी डेंसिटी काफी हाई है, बहुत ज्यादा वो पावरफुल है। क्यों? क्योंकि तभी ये डिफ्लेक्शन हुआ और यहाँ पे ये थोड़े से डाइवर्जन हुए, और बाकी का जो स्पेस है एटम का वो एम्प्टी है, क्योंकि वो रेज एज इट इज निकल गई बिना किसी डिफ्लेक्शन के। ये उसने मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ऑब्जर्व किया। देखो मैं आपको एनसीईआरटी से भी डायग्राम दिखाने की ट्राई करता हूँ। एनसीईआरटी में ऐसा डायग्राम दे रखा है लेड बॉक्स का, ये डिफ्लेक्शन शो कर रखे इन्होंने यहाँ पे, दिख रहा है आपको? और ये देखो यहाँ पे सिस्टमेटिक मॉलिक्यूलर व्यू ऑफ गोल्ड फाइल दे रखा है आपको, गोल्ड फाइल है, इसमें काफी सारे गोल्ड के एटम्स हैं। देखो तो देखो मोस्ट ऑफ द रेज आपकी स्ट्रेट जा रही है, पर कुछ रेज जो पॉजिटिव चार्ज के पास से गुजर रही है वो डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, न्यू, और जो रे बिल्कुल देखो बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज पे टकराई वो बाउंस बैक हो गई, रिटर्न बैक हो गई। ठीक है, तो उसने ये सब ऑब्जर्वेशन देख के जिंक सल्फाइड पे जो उसको ब्राइट स्पॉट मिले थे, उससे इसने कंक्लूड किया था। तो इन सब कंक्लूजन से उसने क्या करा,
अपना मॉडल देने का कोशिश किया कि रदरफोर्ड ने मतलब अपना जो थॉमसन मॉडल था उसको फेल करने की कोशिश करी, है ना। तो मॉडल क्या होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर इसमें कुछ एक दो पॉइंट और है आपके, देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फील्ड अनडिफ्लेक्टेड, ये बात अपन एग्री करते हैं, आप चाहो तो इसको नोट करो। स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड स्मॉल एंगल, ठीक है, हल्के से एंगल से रिफ्लेक्ट हुई। और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल 1 in 20,000 बाउंस बैक, दैट इज वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। पेज नंबर 31 है एनसीईआरटी का, वहां पर ये थ्योरी दे रखी है पार्ट 1 में। तो ये तीनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है अपने एनसीईआरटी के, कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड हो गए, स्मॉल पार्टिकल छोटे से एंगल से रिफ्लेक्ट हुए, और वेरी फ्यू यानी कि एक पार्टिकल हर 20,000 में से वो 180 डिग्री से बाउंस बैक हुआ, ठीक है। अब इसके बेसिस पे, इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे क्या करा उसने, अपने कुछ कंक्लूजन दिए, है ना। अब मैं आपको यही एनसीईआरटी से रीड करवा देता हूँ, ज्यादा ठीक रहेगा। एनसीईआरटी की लैंग्वेज सबसे बेस्ट लैंग्वेज होती है। On the basis of these observation, Rutherford draw the following conclusion। पहला कंक्लूजन उसने क्या दिया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। एटम में ज्यादातर स्पेस क्या है, एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। हाँ, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, क्योंकि काफी सारे बिना डिफ्लेक्शन के चले गए, इसलिए मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या एम्प्टी है। फ्यू चार्ज अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, तो डिफ्लेक्शन मस्ट ड्यू टू इनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स। अब देखो हीलियम अपने आप में काफी भारी और बहुत हाईली पॉजिटिव चार्ज था, तो उसने ये बताया कि जो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है एटम के वो भी काफी हैवी है, इनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स उस पर लगा होगा, इसलिए उसमें डिफ्लेक्शन दिया, है ना। that the positive charge of the atom is spread throughout the atom as Thomson। अब देखो थॉमसन ने क्या बोला था कि पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है चारों तरफ, उसमें बीच में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन है, पर नहीं, उसने अब रदरफोर्ड ने क्या बोला कि पॉजिटिव चार्ज एटम के सेंटर में है, वो एटम के सेंटर में है, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज, वो इसे स्प्रेड नहीं हो रहा है, इसे डिफ्लेक्ट मतलब फैला हुआ नहीं है, वो एटम के सेंटर में है, ठीक है। द पॉजिटिव चार्ज हैज टू बी कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम, और वो काफी कम जगह में है, मतलब उसकी डेंसिटी काफी हाई है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो इसका, कैलकुलेशन बाय रदरफोर्ड शो दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल स्मॉल, मतलब जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होगा वो एटम के वॉल्यूम से काफी कम है। सपोज ये इतना बड़ा आपका एटम है, तो न्यूक्लियस आपका बिल्कुल छोटा सा होगा, ठीक है, उसका वॉल्यूम काफी कम है। अब वो कैलकुलेशन क्या होगी मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। इसने बोला है यहाँ पे देखो, अब negligibly small as compared to the total volume of the atom, the radius of the atom is about 10 to power minus 10 meter while that of nucleus is this। अगर एटम की रेडियस 10 टू पावर माइनस 10 मीटर है, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम है, तो न्यूक्लियस की रेडियस 10 टू पावर माइनस 5 15 मीटर होगी, मतलब 10 टू पावर 5 टाइम्स लेस, ठीक है, 1 लाख गुना कम होगी। अगर उसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर मानता हूं, तो 1 सेंटीमीटर का 10 टू 5 टाइम्स वाला पार्ट, 1 सेंटीमीटर को अगर मैं 1 2 3 4 5 इससे डिवाइड करूंगा, तो जो वैल्यू मेरी आएगी उतना रेडियस होगा, मतलब 10 टू 5 टाइम्स उसका रेडियस कम है, किसका, न्यूक्लियस का रेडियस एटम के रेडियस से। एटम का रेडियस अगर इतना है 10 टू 10 मीटर, तो न्यूक्लियस का रेडियस होगा 10 टू 15 मीटर। तो ये कंक्लूजन किसने दी है आपको, रदरफोर्ड ने दी है अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अब सपोज ये दो मैं रेडियस कंपेयर कर रहा हूँ ना, इसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो देखो कैसे कंपेयर कर सकते हो कि रियलाइजिंग दैट क्रिकेट बॉल रिप्रेजेंट द न्यूक्लियस देन द रेडियस ऑफ द एटम वुड बी 5 किलोमीटर। अगर आप क्रिकेट बॉल को रेडियस मानते हो, एक बॉल को रेडियस मानते हो किसका, न्यूक्लियस का, तो एटम का रेडियस होगा 5 किलोमीटर में। आपको जो बॉल इतनी सी होती है क्रिकेट की बॉल, तो एटम का रेडियस होगा 5 किलोमीटर, ठीक है, समझ गए कितना बड़ा रेडियस है एटम का, ठीक है। पर तो इसके अकॉर्डिंग उसने एटम कैसा डिजाइन कर दिया होगा, रदरफोर्ड ने एटम क्या डिजाइन किया, देखो उसने एटम कैसा दिया, देखो यहाँ पे मैं इसको जूम इन करता हूँ। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग मॉडल कैसा हो जाएगा आपका, मॉडल हो जाएगा एटम का एक स्फेरिकल, ठीक है, बीच में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, हाईली पॉजिटिव चार्ज,
और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ उसके आउटर मोस्ट पार्ट में घूम रहे हैं। ठीक है, लोगों को काफी अच्छा लगा। डेल्टन के डेल्टन ने मॉडल दिया ही नहीं था, थॉमसन ने जो दिया उसमें भी गलती निकली, क्योंकि उसने बोला पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हो रहा है, पर रदरफोर्ड ने बोला नहीं, वो पॉजिटिव चार्ज क्या है, कंसंट्रेटेड है और बहुत छोटी जगह है। आपको लगेगा हाँ यार चलो अच्छा मॉडल है, पर नहीं, ये मॉडल भी फेल हो गया, रदरफोर्ड का वाला मॉडल भी फेल हो गया। अब ये मॉडल फेल क्यों हुआ, उसके पीछे भी काफी अच्छा लॉजिक है और काफी अच्छी थ्योरी है। तो मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में कि रदरफोर्ड का ये वाला मॉडल फेल क्यों हुआ। ठीक है, फिर अपन इस पढ़ेंगे आगे नया मॉडल, दैट इज बोर मॉडल ऑफ एटम। बोर ने भी मॉडल दिया था एटम का, पर उससे पहले अपन को काफी कुछ और चीजें पढ़नी पड़ेगी, जैसे एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, आइसोबार क्या होते हैं, आइसोटोप क्या होते हैं। उसके बाद काफी सारी थ्योरी पढ़ने के बाद फिर आपका बोर का मॉडल आता है। ठीक है, अब आपको चैप्टर की थीम समझ में आ रही है। अपन ने क्या पढ़ा, पहले अपन ने एटम के बारे में पढ़ा जो डाल्टन ने थ्योरी दी थी। फिर अपन ने ये सीखा कि एटम से भी छोटे पार्टिकल होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर अपन ने उनके बारे में पढ़ा कि कैसे डिस्कवर हुए, और उनके मॉडल पढ़े कि एटम के मॉडल कैसे होते हैं, पर अभी तक उनको सही मॉडल नहीं मिला, क्योंकि ये जो मॉडल पढ़ा है इसमें भी काफी सारा ड्रॉबैक है। तो धीरे धीरे अपन एटम पे डिटेल स्टडी कर रहे हैं। आपको मजा आ रहा होगा चैप्टर में, प्लीज एक बार एनसीईआरटी भी देखिएगा, काफी कुछ अच्छा लिखा हुआ है। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।